गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आज से मैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। और मैंने अलग अलग राइटर का बुक, अलग अलग पब्लिकेशन का बुक मैंने छांट छांट कर मैंने लिया हुआ है, जो कि रेलवे है ना से प्रश्न जहाँ से ज़्यादातर पूछती है, मैं वहीं से वही बुक और राइटर और पब्लिकेशन का बुक मैंने लिया हुआ है। तो इसमें जो है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है ना, एक ही जगह हमें मिल गया। और हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो हो गया, वो सब मैंने अलग अलग राइटर का बुक लिया हुआ है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसे आप लोग देखिए। इसमें से 95% से ज़्यादा आप लोगों का प्रश्न जरूर भिड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन शास्त्र, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री बोला जाता है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन है ना, संगठन यानी कॉम्पोजिशन, गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर हो गया, संगठन यानी कॉम्पोजिशन हो गया, गुणधर्मों, प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है ना, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी, मतलब जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक यानी पिता जो है किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा एंटोनी लेवोइजियर। है ना, ये शताब्दी नहीं पूछता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चैमी से हुई है ना। चैमी का शाब्दिक अर्थ है काला होता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चैमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काला। अभी तक तो ये शाब्दिक अर्थ पूछा नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं होता है। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी लेवोइजियर ने दिया था। ये आपका प्रश्न पूछा भी गया है ना, कि द्रव्यमान संरक्षण, रसायन शास्त्र में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो लेवोइजियर ने दिया था। अगला है रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था, है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को यानी रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3, है ना। और कौन कौन से भाग हैं वो तो आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए आप लोग देख लीजिए। पूछेगा नहीं लेकिन देखना जरूरी है। रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री का 3 भाग है। पहला हो गया भौतिक रसायन, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है। दूसरा हो गया कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। अकार्बनिक रसायन, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि भौतिक रसायन आखिर बोला किसको जाता है, कहा किसको जाता है, ठीक ना।
तो भौतिक रसायन के अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड्स अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा मैं वहाँ पर समझाते चलूँगा, है ना। ये लाइन कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग बस ध्यान में रखिए। ज़्यादा समझाने से भी आपका माइंड है सो ऊपर से बाउंस करने लगेगा। तो उदाहरण में कार्बनिक रसायन में हो जाएगा ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि। अकार्बनिक रसायन अगला है। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन जो है इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक और गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का, है ना, तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो उदाहरण के लिए धातु, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व आदि इसमें आते हैं। अगला है पदार्थ, है ना, जिसे बोला जाता है मैटर, सबस्टेंस ऑफ मैटर। तो चलिए पदार्थ किसको बोला जाता है उसे देख लेते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरे या छेके, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, पानी, गैस, है ना, इत्यादि। अब पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो पदार्थों का वर्गीकरण जो है, जैसे पदार्थ है तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। और फिर भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रासायनिक वर्गीकरण किया गया है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। फिर आपका शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक में, यानी एलिमेंट और कंपाउंड्स में। और मिश्रण जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, समांग और विषमांग, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है शुद्ध पदार्थ को तो तत्व, यौगिक में बांटा ही गया है। अब तत्व को तीन भागों में और बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। और यौगिक जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। चलिए अब देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, है ना। देखिए ठोस अवस्था में जो इसका अणु जो है, देखिए कितना पास पास है, देखिए कितना पास पास में है। ये जो गोला गोला है देखिए एकदम सटा सटा हुआ है ना। इसका अंतराण्विक बल बहुत ही मजबूत होगा ठोस में। और द्रव में देखिए कितना, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, है ना। तो इसका जो अंतराण्विक बल जो हो गया ये कुछ इससे ठोस की अवस्था में कुछ दुर्बल हो गया, है ना, कमज़ोर हो गया। और गैसीय अवस्था में जो है इसका जो अणु देखिए इसका बहुत दूर हो गया, है ना। तो इसका जो अंतराण्विक बल है बहुत ही कम होगा। दोस्तों और भी पहले भी मैंने और अलग अलग वीडियो डाले थे बायोलॉजी का, है ना। बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, फिर उधर हिस्ट्री का हो गया, है ना। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाले थे, है ना।
तो कहने का मतलब है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा भार ना पड़े, आप लोग आसानी से पढ़ते रहिए, है ना। वीडियो को देखते रहिए, सब आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग जिस भाषा में जाना चाहेंगे, ठेठ भाषा में जैसे भी, है ना। और हम लोग का तो भाषा ही ठेठ जैसा होता है। जिस तरह से आप लोग समझ पाइएगा उस तरह से मैं बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कीजिए, है ना, कि आपको किस तरह से आप लोग को समझना है। और मैं आपसे यह भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग लाइक कीजिए, और नहीं भी पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। मैं समझूंगा कि मुझ में भी कुछ कमी होगा, है ना, तो उस कमी को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ठोस देखते हैं। ठोस हो गया यानी सॉलिड। इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, है ना। ठोस का जो आयतन होता है और आकार जो होता है दोनों निश्चित होते हैं। जैसे ठोस में हो जाएगा पत्थर और कोयला, है ना, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। और लिक्विड में जो हो गया, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। द्रव को जिस पात्र में आप लोग डालिएगा उसी के जैसा रूप धारण कर लेगा, है ना। तो इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात इसे जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेती है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। और गैस जो है, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कोल गैस, मार्स गैस को CH4 यानी मीथेन उसको बोला जाता है ना। अगला है ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते से घटते क्रम में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो गतिज ऊर्जा, है ना, तो गैस से छोटा द्रव से छोटा ठोस हो जाएगा। घनत्व में ठोस से छोटा द्रव और द्रव से छोटा गैस। अंतर आणविक आकर्षण बल में ठोस का ज़्यादा रहेगा, उसके बाद द्रव का रहेगा, उसके बाद गैस का रहेगा। अंतर आणविक स्थान में सबसे ज़्यादा गैस का रहेगा, उसके बाद द्रव का रहेगा, उसके बाद ठोस का रहेगा। प्रत्यास्थता में रहेगा सबसे ज़्यादा ठोस का, फिर उसके बाद द्रव का, फिर उसके बाद गैस का। संसंजक बल में पहले ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। विसरण में हो जाएगा पहले गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। इसका मैं आगे भी जिक्र करूँगा, इसलिए वहाँ पर मैं समझा दूँगा, है ना। अभी तो केवल छोटी छोटी मगर मोटी बातें में चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा जो है ना, सबसे ज़्यादा गैस में रहेगा, उसके बाद द्रव में रहेगा, उसके बाद फिर ठोस में रहेगा, है ना। तो आपसे प्रश्न में पूछा हुआ भी है रेलवे में कि गतिज ऊर्जा में, है ना, जैसे कि दिया हुआ रहेगा कि गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा किस में रहेगा। ऑप्शन में रहेगा गैस, द्रव, ठोस, और एक और ऑप्शन रहेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो गतिज ऊर्जा जो रहेगा ना, वो आपका गैस में रहेगा। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और मैं आज केमिस्ट्री का वीडियो डाला हूँ, कल कोई और वीडियो डालूँगा, इसलिए आज हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें आज्ञा दीजिए, और कल फिर उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।